पूर्वानुमानित परीक्षा 2022-23 जो कि कई विद्यालयों में संचालित हो रही है और उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपके स्कूल में भी इससे ज़रूर प्रश्न पत्र बनाया जाएगा और आप लोग इस पेपर से अच्छे से तैयारी भी जरूर करोगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2023 की बनने वाली है वो प्रश्न पत्र कुछ इसी तरह से आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट आप लोग जानते हैं पहले के मिलते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र। अब प्रश्न खंड आज जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उत्तर भी बताता चलूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों उस उन उत्तरों को अच्छे से तैयार भी कर लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय लेखक हैं ये आप लोग याद कर लीजिए। इसका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर है। लेकिन अब सिर्फ दिनकर तक ही सीमित मत रहिएगा। आप लोग ये भी जरूर जानें कि जयशंकर प्रसाद जो कि शुक्ल युग के लेखक माने जाते हैं और महान नाटककारों में भी इनका नाम शामिल है। तो कई नाटक इनके जैसे जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, अजात शत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, तो ध्रुव स्वामिनी, ये सभी प्रसिद्ध नाटक इन्हीं के हैं। अब इन्होंने जैसे आप लोगों का जो है कोर्स में ममता चैप्टर है उसको भी इन्हीं द्वारा रचित किया गया है। तो जयशंकर प्रसाद महान लेखककारों में भी अपना नाम शामिल कर चुके हैं। छायावादी युग से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में जरूर पढ़िए। इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं पढ़ लीजिए। इसी तरह से धर्मवीर भारती की रचनाएं पढ़ के जाइए। जरूर प्रश्न आप लोग को ऐसा मिलने वाला है जो इन्हीं से संबंधित हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, प्रेम की वेदी विधा। तो एक प्रश्न जरूर विधा से रिलेटेड आएगा, तो विधा भी जरूर पढ़ के जाइए। जैसे अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो आप लोग जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में अच्छे से तैयार भी हैं। इनकी चिंतामणि होगी, त्रिवेणी होगी, रश्मि मानसा होगी, आदि कई देखिए निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, आलोचनाएं भी कई लिखी हैं। तो आप लोग, लेकिन यहाँ पर प्रेम की वेदी विधा, ये विधा किस चीज़ की है, ये क्या है, ये नाटक है। तो प्रेम की वेदी जो रचना है वो किस विधा में लिखी गई है, तो नाटक में लिखी गई है। ये आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। रिपोर्ताज के जो मुख्य लेखक या लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा है। रामवृक्ष बेनीपुरी, आप लोग निबंध के रचनाकार, जैसे मान लीजिए कोई निबंध के जो सबसे महान है जैसे राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो सकते हैं, तो ये निबंध के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, अब कहानीकार के रूप में आप लोगों को पता ही है, कहानीकार के रूप में अभी आप लोगों ने बात की जयशंकर प्रसाद, ये भी इसी तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। देखिए अब गद्य को कवियों की क्या कहा गया है, तो कवियों की कसौटी कहा गया है। ये बिल्कुल सही उत्तर माना जाता है। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। प्रेम की वेदी जो विधा है वो नाटक है और गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया। ये 3 प्रश्न तो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक पत्रिका जरूर पूछी जाएगी, कई पत्रिकाओं में से एक पत्रिका महादेवी वर्मा जी की भी है। इसी तरह से सरस्वती पत्रिका अच्छे से याद करके जाइए, इंदु पत्रिका, हंस पत्रिका, है ना, ये सारी पत्रिकाएं अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आपके कोर्स में यानी कि इस पेपर में तो महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका पूछी गई है जो कि है चांद। ठीक है, तो चांद पढ़ के जाइए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली कहानी। देखिए हिंदी की पहली कहानी जो पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। ठीक है, ध्यान समझ लिए, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित हिंदी की पहली कहानी जो मानी गई है। इसी तरह से उपन्यास, पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। इस तरह के प्रश्न भी देखने के लिए मिलने वाले हैं बोर्ड में, तो अच्छे से तैयार जरूर करके जाइए। तो वो जो उपन्यास है पहला परीक्षा गुरु, जो किसने लिखा ये भी पूछा जा सकता है। परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हैं वो भी याद करिए। तो परीक्षा गुरु और इसी तरह इंदुलाल किशोरीलाल गोस्वामी की परीक्षा गुरु भी पढ़ के जाइए। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, श्रीधर पाठक कवि हैं। किस युग के कवि हैं श्रीधर पाठक? देखिए भारतेंदु युग के लेखक तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, भारतेंदु, हरिश्चंद्र जिनमें से संचालित नाम है। छायावादी युग में तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, कौन थे, जयशंकर प्रसाद थे, जी हाँ। और रामचंद्र शुक्ल भी इसी युग के माने जाते हैं क्योंकि उन्हीं के नाम पर ही शुक्ल युग बना है। शुक्ल युग का ही दूसरा नाम छायावादी युग है। प्रगतिवादी युग जो कि आप लोगों ने अज्ञेय द्वारा सुना भी होगा, तो अज्ञेय प्रगतिवादी युग से जुड़े हुए कवि कह सकते हैं। अब बचा क्या, द्विवेदी युग। तो श्रीधर पाठक जो कवि हैं वो द्विवेदी युग के हैं कवि, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा बताई गई, इसको याद करने का मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूं आप लोगों को। देखिए आदिकाल 743 से 1343 तक चला, ठीक है, इस भी, और इसी के बाद 1343 से 1643 तक चलने वाला जो काल था वो भक्ति काल था। अब 1643 से 1843 तक चलने वाला काल था रीतिकाल। और प्रश्न में यही तो पूछ रहा है, 1643 से 1843 की समय सीमा यही तो बताई थी। तो कहाँ पर उत्तर मिला, उत्तर मिला गा। अब 1843 के बाद तो आता आधुनिक युग, तो ये तो पूछ नहीं रहा है, तो पूछ क्या रहा है,
रीतिकाल की समय सीमा पूछ रहा है तो इसका आंसर समझ गए होगे क्या होगा। रीतिकाल की समय सीमा 1643 से 1843 माना जाता है। अब कवि सम्राट के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कवि सम्राट के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये जो है कवि सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। अब महान निबंधकार या फिर कह लें महान नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद महान नाटककार कहे जाते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन होता कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन इसी तरह के हो सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर यही है कि निबंधकार कुछ और हो सकता है, कहानीकार कोई और हो सकता है, और नाटककार कोई और हो सकता है, कवि सम्राट कोई और हो सकता है। ठीक इसी तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं बोर्ड में। प्रयोगवादी युग के अभी आप लोगों ने पढ़ा अज्ञे हैं, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञे, तो ये भी तैयार कर लीजिए। गागर में सागर भरने वाले जो कवि हैं वो कविवर बिहारी जी हैं, इसी के नाम के आगे लगा हुआ है कविवर बिहारी जी। तो क्लियर हो गया। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर कौ में रस अपने आप में ही आंसर मिल रहा है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो यहां पर हास्य रस है, बिल्कुल सही होगा अगर आपने ऐसे लगाया। देखिए रोला हो, चाहे सोरठा हो, चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे कुंडलियां हो, ये सभी क्या है? मात्रिक छंदों में आते हैं। किस में आते हैं? मात्रिक छंदों में। मतलब इनको हम मात्राओं से बता सकते हैं कि कितनी मात्राओं के बाद क्या होगा या कितनी मात्राओं के बाद क्या होने की अनुमान संभावनाएं होती हैं। तो दोहा आप लोगों ने पढ़ा होगा, 13-13 पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी का उल्टा सोरठा होता है। तो सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये क्या है? ये मात्रिक छंद के ही तो उदाहरण है। तो मात्रिक छंद रोला तो बिल्कुल सही होगा, रोला क्या है? मात्रिक छंद है। क्लियर हो गया। चरण कमल बंदव हरि राई, जो चरण कमल बंदव हरि राई में क्या है? तो इसमें तो रूपक अलंकार है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए इन दो अलंकार को पढ़ना सबसे आसान है। उत्प्रेक्षा अलंकार अगर आप लोगों को पता करना है, किसी उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है तो कैसे पता करेंगे? सिंपल मैं उपाय बता देता हूं, आप लोगों को तरीका बता देता हूं सिंपल सा। देखिए जनु जानो मनु मानो, देखिए जनु जानो, ठीक है, जनु जानो और मनु मानो, ठीक है, जनु जानो मनु मानो और जनहु मनहु, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में शब्द मिल जाएं, जैसे और जैसे आप लोगों हम जैसे मानो सोता हुआ सागर जगा, तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए मानो शब्द आया तो जाहिर सी बात है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उपमा कैसे पता करेंगे? तो उपमा में सम सो समान याद कर लिए, सम सो समान, देखिए समान, सम सो समान, या फिर सा सी से उसके जैसा, है ना, सासी से भी आ सकता है। और जीमी तीमी, जीमी और तीमी, तो ये जब इतने सारे शब्द वाचक शब्द आप लोगों को याद ही करने हैं, अच्छे से रट डालिए, चाहे कोई एग्जाम्पल पूछ ले, तो उत्प्रेक्षा और उपमा में आप लोगों को कहीं समस्या आनी ही नहीं है। अब एग्जाम्पल में है ही नहीं ये शब्द, तो जाहिर सी बात है 50-50 में लगा के चलिए। अब 50-50 में आपके कोर्स में तो भ्रांतिमान है नहीं भाई, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो उत्तर तो रूपक ही निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ। अब माता पिता में समास कौन सा है? देखिए माता पिता के बीच में आप लोगों ने योजक चिन्ह देख लिया होगा। भाई योजक का मतलब ही क्या होगा? जोड़ने वाला, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जब लगा हुआ है ही है, तो आप लोग द्वंद्व जब आप लोग लिखते हो तो बीच में इसको आधे ना को एक तरीके से आप लोग मान लीजिए कि एक योजक चिन्ह है, तो ये हमेशा याद रहेगा। तो द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब कई बच्चे द्वंद्व नहीं लिख पाते हैं, बहुव्रीहि नहीं लिख पाते हैं, है ना, तो आप देखिए लिख जरूर लीजिए। आपके कोर्स में जो है वो तो पढ़िए, तत्पुरुष आपके कोर्स में है नहीं। कर्मधारय बहुव्रीहि समास हटाए गए हैं, मतलब नहीं है। दो ही समास बचे हैं 30% ड्यू सिलेबस अगर हटा दिया जाए तो द्वंद्व और द्विगु समास दो ही बचे हैं, तो इन दोनों से अंतर नहीं, इन्हीं दोनों में से 50-50 में आंसर लगाना था आपको। लेकिन लिखने का तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा, नकल करके लिखना था आप लोगों को। तो कई बच्चे द्विगु नहीं लिख पाते हैं, द्विगु अच्छे से लिखिए। और उसी तरह से कई बच्चे द्वंद्व नहीं लिख पाते हैं, ये वाह भूल जाते हैं जबकि यहाँ होना चाहिए। और कई बच्चे मान लीजिए बहुव्रीहि आ जाए तो बहुव्रीहि ऐसे लिखते हैं, तो ये भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसको लिखने का प्रयास जरूर करिए। आप देखिए उजाला का तत्सम जो है, उजाला
का जो तत्सम होगा तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर प्रकाश के बच्चे देखिए कंफ्यूज तो करने वाले शब्द आते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब संस्कृत के तत्समान शब्द होते हैं तो यहाँ पर उज्ज्वल शब्द ज़्यादा बेटर है। इसको आप लोग जरूर याद करके जाएं और तैयार करें। तत्सम तद्भव आपके कोर्स में है। पर उपकार होता है, जब इसको तोड़ेंगे, परोपकार को तोड़िए तो निकलेगा पर धन उपकार। तो मूल शब्द जब निकले गया तो बचा कुचा अंश जो है वही तो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर जो निकल के आए ये उपसर्ग ही है। अब इंद्र के पर्यायवाची आप लोग जानते हैं सुरपति है ना। देखिए दानव का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देवराज, सुरेश, सुरेंद्र, ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के तो पर्यायवाची हैं। मतलब इसका उत्तर घा है। क्या है उत्तर? घा लगाइए। अब इति धन आदि, तो जब इति धन आदि आ गया तो अब देखिए इको यड़ची, ये पिछली बार मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। अब मॉडल पेपर का मतलब जो अभी मॉडल पेपर बोर्ड ने अपलोड किए हैं उसमें ही बताया गया है। इनके फार्मूला भी पूछे जा सकते हैं। तो जितने संधियां हैं उन सबके फार्मूले आराम से याद कर लें। उनके फार्मूले कोडिंग के लैंग्वेज में दिया हुआ है। दीर्घ संधि का क्या है? आद अक सवर्ण दीर्घा हो गया। गुण संधि का आद गुड़ा हो गया। यड़ संधि का इको यड़ची है। वृद्धि संधि का वृद्धि रेची है। तो चारों रट डालिए बैठ गए, कुछ करना नहीं आप लोगों को। अब यहाँ पर कौन सा है? अब इत याद ही है तो या आ गया। इसमें यार अलावा किसी में भी आ जाए तो 100% वहाँ पर यड़ संधि होगा। लिख दिया आपके कोर्स में यड़े तो बचा है तो यड़ के ही एग्जाम्पल तो टीचर देगा। जब बाकी सब रिड्यूस है तो देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। सिर्फ यड़ संधि आपके कोर्स में है। कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे प्रेफर करिए यड़ संधि को। हाँ अगर कोई और लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन जब एग्जाम्पल में ही इति धन आदि है और जब इति छोटी और आ लग जाए तो या ही तो बनेगा। अब यारा लावा तो मेन ही तो वर्ण है जो यड़ संधि को बताते हैं। तो क्लियर हो गया। अब नदीम जब आप लोग देखोगे तो नदीम कहाँ मिलता है? तो नदीम आपको देखिए बहुवचन में तो मिलने से रहा, नहीं मिलेगा। द्विवचन में तो मिलने से रहा, मिलना ही नहीं है। तो इसका मतलब तृतीय और द्विवचन हट जाएगा। अब क्या होगा? प्रथमा और एक वचन, क्या प्रथमा हो सकता है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी गया। अब बचा क्या? अब देखिए 50-50 आपके हो गए हैं। एक ही वचन, ये थोड़ा सा गलत छप गया, यहाँ पे एम वचन लिख दिया, ये एक लिखा होना चाहिए। तो अब आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से क्या होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा। अब हसामी अगर आप लोग लिखने जा रहे हो, लकार पूछ रहा है तो धातु लकार आप लोग एक पढ़ के जाइए, सारे आंसर आ जाएंगे। पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत और पठामी पठावा पठामा। तो पठा में पठावा पठामा तो उत्तम पुरुष में आ रहा है और एक वचन की सीरीज थी। तो देखिए उत्तम पुरुष एक वचन कहाँ मिलेगा? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो देखिए गा वाला मिल गया। लट लकार वर्तमान काल होता है और उत्तम पुरुष का एक वचन ही आएगा। अब चाहे हसामी हो, चाहे पठामी हो, चाहे गच्छामी हो, कुछ भी हो भाई, क्लियर मी आएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपके थ्योरी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि आप लोग को लिखित रूप से लिखना पड़ेगा। OMR शीट का बिल्कुल रोल नहीं है। अब यहाँ से कह रहा कि किस में से लिया गया है? ये जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, चैप्टर उठाइए राजेंद्र प्रसाद का, उठा के याद कर डालिए। गद्यांश 100% इसी से आएंगे। टीचर 3 ही चैप्टर से तो गद्यांश देता है, एक मित्रता चैप्टर से, एक ममता से और तीसरा भारतीय संस्कृति से। ये 3 चैप्टर अच्छे से रट डालिए, पढ़ डालिए। और इसमें भी सब नहीं पढ़ने हैं, कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में बना के देता रहता हूं जो आप लोग तैयार करके जाइए। पिछली बार 100% पेपर फंसा था। कई बच्चों ने रेस्पॉन्स अपने दिए थे। 7 सेट के काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन बोर्ड में गए थे और पेपर में दिखाई भी दिए थे। इसमें करना क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं करना है। देखिए अगर आप लोगों के स्कूल में पैराग्राफ पूरा पढ़ाया गया है तो बोर्ड में पूरा पैराग्राफ का अनुवाद नहीं करना होता है। बोर्ड में सिर्फ व्याख्या उतनी की बतानी होती है जितनी व्याख्या के नीचे या जितनी लाइनों के नीचे रेखांकन किया गया होता है। जब रेखांकन किया है एक ही लाइन का या 2 लाइन का तो उसी को तो व्याख्या करना है, बाकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम पूछा जाए। देखिए संदर्भ अगर लिखा होता है, जब प्रश्न ही इस तरह से लिखा है तो उत्तर हम संदर्भ मान के नहीं चल सकते। जब यहाँ उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है तो सीधे हेडिंग डालिए पाठ का नाम और अगली हेडिंग डालिए लेखक का नाम। संदर्भ लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बेकार आप लोग संदर्भ पढ़ते हैं। या तो टीचर क्या करें, उपयुक्त
गद्यांश का संदर्भ लिखें। भाई जब टीचर ही संदर्भ लिखना नहीं जानता है, लिख ही नहीं रहा है, तो जैसा प्रश्न है वैसा उसको उत्तर दीजिए। भाई उत्तर आपको नंबर न मिले तो आप कहिए भाई प्रश्न में जो पूछा गया उत्तर आप लोग वही लिखिए। जब प्रश्न में पूछा गया पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो हेडिंग डाल के लिखिए पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या एक ही लाइन की करनी है। अब इसी व्याख्या से या फिर इसी 3 लाइनों से देखिए अहिंसा को किसमें मुख्य स्थान दिया गया है, तो किसमें दिया गया है, नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और ये जो अहिंसा है ये मूलाधार है, अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जो कि संस्कृति का एक मूल आधार है इसी अहिंसा पर। तो इसका आंसर आप लोग इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, आसानी से जाइए। अगला जो पैराग्राफ है देखिए कौन से चैप्टर से लिया गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसका मतलब देखिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 100% बुद्धि भ्रष्ट तभी होगी जब गलत संगति में आओगे, और गलत संगति मित्रता पर आधारित चैप्टर है, रट डालिए। यही तो करना है। गद्यांश का आप देखिए यहां पर सही लिखा है, संदर्भ हेडिंग डाल के लिखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब गद्य खंड है, देखिए आपकी किताब का नाम तो हिंदी हो सकती है, विषय का नाम तो हिंदी हो सकता है, संदर्भ लिखते समय यह ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब कौन सा खंड है ये, गद्य खंड से, ठीक है। तो गद्य का जो खंड है उसी से तो लिया गया होगा पाठ, तो गद्य खंड के कौन से पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया ये गद्यांश। और इसके जो लेखक हैं ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर गद्यांश में लेखक चलता है और जो पंक्तियाँ लिखती हैं पद्य की वहाँ कवि हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कवि मत लिख दीजिएगा, यहाँ लेखक। तो लेखक का नाम तो आप लोग जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ये जो है गद्य है, कौन सा गद्य, मित्रता नामक पाठ का है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को करनी है, कर लीजिएगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पवित्रता का नाश किससे होता है, तो आंसर इसी में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। देखिए दोनों में से कोई एक करना है, सब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गद्यांश के बाद आता है पद्यांश, और इसमें देखिए 2 + 3 + 2 = 7। देखिए बोर्ड वालों जरूरी नहीं कि नंबर इसी पे आधारित हो सकता है वो अपने हिसाब से नंबर मेंटेन करें। तो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। देखिए कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब इसको जब आपने देखा, कभी कभी क्या होता है प्रश्न में ही हमको उत्तर आधा मिल जाता है। भाई संदर्भ हमको मिल गया, रसखान की ये पंक्ति है, नाम ही लिखा है रसखान, तो पंक्ति किसकी हुई, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, रसखाने की तो पंक्ति हुई। एक पैराग्राफ ये वाला पढ़ डालिए और एक पद्यांश चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित ये पद्यांश है। अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले यही सब तो दे रहे हैं, इसके लिए भी मैंने कई पद्यांश जो है अपलोड कर रखे हैं, आप लोग उनको जरूर देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में मैंने अपलोड कर रखी है, जरूर तैयार करके जाइए। अब संस्कृत में चलते हैं, महत्वपूर्ण संस्कृत के 3 पाठ जरूर याद करके जाइए। पहला, सबसे पहला प्रयागराजा वाला जो वाराणसी वाला पाठ है, रट डालिए, शुरुआत के ही 3 पैराग्राफ उठा लीजिए, उससे प्रश्न हर साल आते हैं, जरूर आएंगे इस साल भी। दूसरा उठाइए, कौन सा उठाना है आपको, दूसरा आप लोग उठाइए संस्कृति, जो ये चैप्टर आ गया है भारतीय संस्कृति, उठा के लिख डालिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति कैसी है, हमेशा गतिशील रही है। तो गतिशील जब रही है तो मानव जीवन संस्कृतुम एषा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकारयति और नवाम शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदर्थ सहर्ष गृहीतम भवति। तो आप लोग अगर चाहते हो इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों के पास भी रहे तो आप लोग इसी चैनल पर जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट उठाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी वाला उठाइए, क्लास 10 हिंदी लिखा होगा, सारी वीडियोस आप लोग अगर चाहे तो देख सकते हैं। हर एक चीज़ को मैंने बहुत बारीकता से समझाया है, लेकिन समय भी देखिए, बहुत ज़्यादा समय निकल ना जाए, इसलिए अभी से देखना चालू करिए और विद इन 5 to 10 डेज में आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, आप लोगों को पूरा हिंदी पोर्शन खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। तो इसका अनुवाद भी मिल जाएगा। अब दोनों में से देखिए कोई एक करना है, लेकिन अगर बोर्ड में ऐसा नहीं होता है अथवा नहीं लगा होता है तो दोनों करने अनिवार्य हो सकते हैं। इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। किसी भी विद्या पब्लिकेशन या अन्य किसी भी किताब की अगर हम लोग बात करें, उसमें भी अगर दिया है मॉडल पेपर तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं, तैयार अच्छे से करिए। भाई नंबर सिस्टम किसी का भी थोड़ा सा पैटर्न अलग हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन करें अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब प्रश्न पत्र में ये वाला आया है, तो इसके अलावा आप लोगों को लिखना है। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं, बोल देता हूं, याद कर
लीजिए। पहला क्या है, बंधनम मरणम, देखिए मरणम मंगलम यत्र विभूति शिव विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी के निमित्ते, एक तो ये हो गया पहले चैप्टर से। दूसरा देख लीजिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता, एक ये हो गया। तीसरा चाहे तो आप प्रबुद्धो ग्रामीणा से भी लिख सकते हो, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता वाला लिख लीजिए, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये भी लिख सकते हो भाई। ये भी इतने सारे हैं, इनके अनुवाद भी अगर आप लोग याद करके जाओगे तो आप लोगों के लिए आसान होगा तैयार करना। अब अगला देखिए, किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब दो के उत्तर लिखने पूछे 4 जाएंगे। अब अलक्षेंद्र कौन थे? अब एक यवन राजा आसीत, ऐसा कुछ ऐसा आप लोग तैयार कर सकते हो। ज्ञानम कुत्र संभवती, या आरक्षक चंद्रशेखर कस्य सम्मुखम आनयंती, और वाराणसी कस्मिन राज्य, देखिए किस राज्य में, वाराणसी आप लोग जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहानी इसी तरह से आप लोगों को समझ के थोड़ा सा लिखना है। अब लेखकों में से शुरुआत के 3 लेखक अच्छे से याद कर लीजिए, कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद उठा लीजिए, रामचंद्र शुक्ल उठा लीजिए, और राजेंद्र प्रसाद उठा लीजिए। ये 3 जब अच्छे से याद ही कर लोगे तो इसके बाहर कुछ आते नहीं, पूरे 10 साल के मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, एक आध बार अलग हुआ है तो अलग बात है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण माने गए हैं, इनको शिक्षक भी अवश्य देता है। अगला देखिए, काव्य परिचय में भी, कवि परिचय में भी देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। एक सूरदास है, दूसरा तुलसीदास है भाई, तीसरा अगर आप लोग महादेवी या बिहारी में से कोई पढ़ना चाहें तो कोई भी पढ़ लीजिए, हमेशा सूरदास तुलसीदास में एक जरूर आता है। ये आप लोग पुराने जितने भी पेपर आए हुए हैं अच्छे से देख सकते हैं। 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इनमें से 3 ही वाक्य आप लोगों को अनुवाद में लिखना है, तो इसमें 3 से ज़्यादा तो बहुत ही आसान वाले हैं, आप लोग आसानी से लिख सकते हो। अब जो प्रश्न बचा है उसमें निबंध जरूर तैयार कीजिए। देखिए विज्ञान वरदान और अभिशाप हर साल पूछा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण हर साल आता है, तो ये 2 तो अच्छे से याद कर लीजिए भाई। अनुशासन का महत्व याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, विद्यार्थी जीवन ये भी पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, लेकिन वो 2 जो मैंने शुरुआत में बताए वो जरूर पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ये प्रश्न आप लोगों में इस तरह से आएगा, लेकिन बोर्ड में ये इस तरह से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बोर्ड में तो भाई पूरा नाम लिख के आएगा कि अगर आप लखनऊ के हैं तो जाहिर सी बात है आपके कोर्स में है जय सुभाष खंड काव्य, तो इससे संबंधित जो नायक है वो है सुभाष चंद्र बोस। उन्हीं के बारे में जीवन परिचय आप लोगों को पूरा बताना है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो सब खंड काव्य के आधार पर समझाना है। अब इसी तरह स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु भी अगर आप लोग याद किए हैं तो दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए प्रश्न पत्र। यही पेपर आप लोगों के कोर्स में या फिर स्कूल में आने वाला है, ऐसा मान के ही पेपर पूरा हल कीजिए। और अगर इससे अन्य पेपर आप लोग प्रैक्टिस के लिए चाहते हो तो चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, और प्लेलिस्ट में हिंदी विषय उठा के आप लोग सारे पेपर जो कि अपलोड मैंने पहले से किए हुए हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। पूरी वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी, धन्यवाद आप सभी लोगों का।